everyone. I welcome you all on behalf of entire Organic for Climate team, and I hope you all are doing well. It's a great pleasure for me to introduce our speaker today, who is going to talk about hydroponics and will be sharing his expertise in the field of hydroponics with us. Our speaker has studied engineering from NTU and he is from Gohana, Rohtak. He has been training our farmers offline for the last 5 years about hydroponics. Via his YouTube channel, Sunil Hydroponics, and the Advanced Farming, he provides content and support to our farmers. Today, we all are privileged to listen to him. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our speaker today, Mr. Sunil Kumar. I request Mr. Sunil Kumar to start the webinar, and I request you all to please maintain the decorum of the meeting. Thank you. Sunil sir, please start. Hello, Sunil sir. हेलो। प्रिया Yeah, मैम, please क्या go सुन ahead. पा रहे हो मुझे? हाँ, हाँ जी, सुन we पा रहे can हैं। hear you. हाँ ओके जी। ओके ओके, थैंक यू प्रिया मैम, आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे मौका दिया। और सभी जो भी फ्रेंड्स मेरे इस वेबिनार में जो जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना टाइम भी निकाला और कुछ सीखने की जिज्ञासा दिखाई। तो साथ के साथ दोस्तों, मैं अपने परिचय से शुरू करता हूं। मेरा नाम सुनील कुमार है और बेसिकली मैं एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे मम्मी पापा जो हैं वो उन्होंने पूरी उम्र जो है फार्मिंग ही की है, खेती बाड़ी की है, और वो पढ़े लिखे भी नहीं है। इसके साथ साथ उन लोगों ने हमें पढ़ाया लिखाया और मतलब हमें इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने आ सकूं। और फ्रेंड्स, क्या है कि मेरे मम्मी पापा फार्मिंग करते थे, तो इस चीज का मुझे बहुत बेनिफिट मिला हाइड्रोपोनिक के ऊपर। और इससे पहले जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं इसमें इस हाइड्रोपोनिक में काफी दिनों से नहीं हूँ, लगभग 4-5 साल से मैं इस टेक्निक पे काम कर रहा हूँ। और इससे पहले जो मेरा बैकग्राउंड था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का था। मैं मोबाइल इंजीनियर था और वहाँ पे भी मैंने लोगों को ट्रेनिंग दिया है। उसके बाद जब ये टेक्निक के बारे में मुझे पता चला, हाइड्रोपोनिक के बारे में, तो मैंने इसको सीखने की कोशिश की और मैंने आपकी तरह सोशल मीडिया पे ही मुझे भी इसके बारे में पता लगा था। मैंने इसको धीरे-धीरे सीखा, वो कई जगह से मैंने इसकी ट्रेनिंग ली और उसको मैंने प्रैक्टिकली जब मैं लेके आया, तो अब मैं इस लायक हो पाया हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है ये टोटली हिंदी में होने वाला है, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आज हम अपनी जो भाषा है हिंदी लैंग्वेज, आज उसी पे हम पूरा वेबिनार ये करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हाइड्रोपोनिक है क्या? इसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम विदाउट सीजनल भी क्रॉप ले सकते हैं। मैक्सिमम लोग इसी को सोच करके इस टेक्निक के अंदर आते हैं कि यहाँ पे हम सर्दियों में विंटर की क्रॉप ले पाएंगे, सॉरी समर क्रॉप ले पाएंगे और समर में विंटर क्रॉप ले पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाइड्रोपोनिक भी एक ऐसी ही टेक्निक है जैसे हम सोइल फार्मिंग करते हैं। बस इसमें क्या होता है कि हम जो मीडिया जो यूज करते हैं वो पानी यूज करते हैं, सोइल लेस यूज करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक जो हमारा मनी प्लांट का मैं एग्जांपल लेके चलूंगा। मनी प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि हम एक पानी के अंदर एक टहनी रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद, लगभग 15 दिन 20 दिन के बाद, वो मनी प्लांट जो है रूट्स निकाल लेता है और उसका धीरे धीरे पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है। अब वहां पे क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं, उन्हीं रूट्स से मनी प्लांट जो है न्यूट्रेंट लेता है, उस पानी से न्यूट्रेंट लेता है और पौधा जो है धीरे धीरे वो पौधा बन जाता है।
तो फ्रेंड्स, हाइड्रोपोनिक भी एक ऐसी ही टेक्निक है जहां पर हम पौधों को जो न्यूट्रेंट है वो रूट्स के माध्यम से देते हैं, और पौधा जो है पानी के माध्यम से रूट्स न्यूट्रेंट को उठाता है। अगर हम बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो हाइड्रोपोनिक के जो जन्मदाता है वो इजराइल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोपोनिक का जो आविष्कार किया था वो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के एक व्यक्ति थे, जो कि फ्रांसीसी बेकन नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने 1925 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिल्वा सिल्वरम, जो आपको इंटरनेट पे भी सोशल मीडिया पे भी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। इस बुक में उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोपोनिक का जिक्र किया था और उन्होंने ये बुक लिखी। फिर उनकी मृत्यु के बाद 1926 में ये बुक जो है पब्लिश हुई थी। तो हम लोगों को पता लगा था कि हाइड्रोपोनिक भी कोई एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बगैर मिट्टी के भी पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो इसका जो जन्मदाता है वो फ्रांस है। और हाइड्रोपोनिक में क्या है कि पौधे को कुछ 16 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से 3 पोषक तत्व पौधा जो है वो वायुमंडल से लेता है। और जो 13 तरह के जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रेंट होते हैं, वो हम पौधे को जो है एक रेडीमेड फॉर्म में प्लांट्स को हम देते हैं, उसकी रूट्स तक पहुंचाते हैं। अक्सर हमें ऐसा लगता है, हमारी थिंकिंग ये होती है कि बगैर मिट्टी के तो पौधा पॉसिबल है ही नहीं, बगैर मिट्टी के तो हम पौधा ग्रो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद पौधा जो है वो मिट्टी को खाता है, या उसके जो रूट्स हैं वो मिट्टी को ऑब्जर्व करते हैं और हम हमें जो है फ्रूट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिट्टी के अंदर भी पौधा जो है न्यूट्रेंट को खोजता है। मिट्टी के अंदर जो भी हम पानी देते हैं, उस पानी के साथ जो भी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हैं, वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और पौधा रूट्स के माध्यम से उस पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करता है और पौधे का विकास होता है। जैसे आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना, पीना, पानी, वायुमंडल, ऑक्सीजन, हर चीज की, सनलाइट, सब चीजों की जरूरत होती है। ऐसे ही पौधे को भी अपने विकास के लिए सभी तरह की ये पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब हाइड्रोपोनिक, वैसे तो आप लोगों को थोड़ा-सा अंदाज़ा हो ही गया होगा, फिर भी हाइड्रोपोनिक मैं सीधे-सीधे रूप में आपको बताऊँ तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है हाइड्रो प्लस पोनस। हाइड्रो का मतलब पानी और पोनस का मतलब कार्य। यानी जो कार्य हम पानी के अंदर करते हैं, या ये कहिए कि पानी के अंदर पौधे उगाने की टेक्निक को ही हम हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हाइड्रोपोनिक की आवश्यकता क्यों है? मेन ये चीज जानने की जरूरत है कि हम हाइड्रोपोनिक को क्यों करें? क्योंकि आज जो है हम पॉली हाउस वगैरह भी लगाते हैं, नेट हाउस भी है, उसके बाद हम लैंड फार्मिंग भी करते हैं, तो फिर हम हाइड्रोपोनिक को ही क्यों अपनाएं? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाइड्रोपोनिक उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके पास लैंड की प्रॉब्लम है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो रोजगार को लेके काफ़ी सारी परेशान है। उनको प्रॉपर मात्रा में रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपनी जीविका चलाने में असमर्थ है। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो अपना फार्मिंग करे, लेकिन फार्मिंग भी अगर वो करना चाहे तो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी युवा जो है, आज का किसान है, जो युवा किसान है, वो लेटेस्ट फार्मिंग की तरफ जाना चाहता है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि हाइड्रोपोनिक को आप कमर्शियली के साथ-साथ इसको किचन गार्डनिंग के रूप में भी हम कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है, तो हम ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर हम फार्मिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मैं आज बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे जो भी वेजिटेबल्स मार्केट में आ रही है, वो वेजिटेबल्स हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, इसका शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन है, लोग ऑर्गेनिक की तरफ भाग रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब बाबा रामदेव जी आए थे, तो लोग योग की तरफ, योग से अवेयर हुए थे और योग की तरफ गए थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने योग करना स्टार्ट किया। धीरे-धीरे आज हम देखते हैं कि मैक्सिमम सभी सिटीज़ के अंदर पार्क बन गए हैं और उन पार्कों में आज एक अच्छी भीड़ देखी जा सकती है। लोग इस चीज़ से अवेयर हुए। लेकिन फिर लोगों को धीरे-धीरे पता लगा हुआ कि खाली योग करने से कुछ नहीं होगा,
साथ ही साथ हमें अपने खाने-पीने पे भी ध्यान देना होगा। तो लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। और लोग अब बाहर की चीज़ों को भी अवॉइड कर रहे हैं। मैं तो करता हूँ, मैं बाहर पहले हम मार्केट में जाते थे, तो हम सोचते थे कि हम कुछ ना कुछ फास्ट फूड खा के आएँ। लेकिन अब हम मार्केट में जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। हम कोई भी फास्ट फूड या कोई भी मार्केट की चीज़ ना खाएँ, क्योंकि धीरे-धीरे हम इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमें अपना खाना-पीना सुधारना होगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। आज हम लोग चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक जो है गेहूँ हम खरीदें, ऑर्गेनिक चावल हम खरीदें, इसकी तरफ हम काफ़ी अवेयर हुए हैं। बहुत सारे इंडियन लोग वो चाहते हैं कि हम एमपी से गेहूँ मँगवाएँ, ऑर्गेनिक गेहूँ मँगवाएँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से, अभी गेहूँ का सीज़न है कनक का सीज़न है। अभी गेहूँ के अंदर एक स्प्रे किया जाता है मडूसी का, यानी आप खरपतवार आप बोल सकते हैं, जो गेहूँ के अंदर होती है, उसका एक स्प्रे किया जाता है। वो जो स्प्रे है कम से कम गेहूँ में अब इस टाइम पे जो है वो स्प्रे किए गए आज से 15 दिन पहले और उसके अंदर जो भी यूरिया, डीएपी जो भी किसानों ने डालने हैं, वो डाल चुके हैं। अभी हम बात करें तो लगभग अप्रैल में जाके गेहूँ की कटाई होगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अभी आधा फरवरी पड़ा है, आधा पूरा मार्च पड़ा है और अप्रैल। लगभग हम डेढ़ महीना मान के चलते हैं, डेढ़ महीने के बाद गेहूँ की फसल की कटाई होगी। अब इस डेढ़ महीने के अंदर हम जो है मैक्सिमम 99% किसान कोई भी पेस्टिसाइड या किसी भी तरह के जो है अपने जो फर्टिलाइज़र है इसका यूज़ नहीं करता है। ये डेढ़ महीने का हमारा अंतर आ जाता है। उसके बाद होता क्या है कि फिर वो जो अनाज हम निकालते हैं वो हमारे खेतों में पड़ा रहता है, खेतों के बाद मंडियों में पड़ा रहता है, फिर उसके मंडियों से वो दुकानदारों के पास गोदामों के अंदर शिफ्ट होता है और फिर वो चक्कियों पे जाता है और पैकिंग होके हमारे तक आता है गेहूँ या चावल की हम बात करें। तो मिनिमम मैं अगर बात करूँ, तो एक गेहूँ जब लास्ट टाइम उसमें फर्टिलाइज़र या किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे यूज़ किया गया था और वो हमारी थाली तक आते-आते 2 महीने का टाइम कम से कम निकल जाता है। 2 महीने निकल जाते हैं, जो उसमें लास्ट पेस्टिसाइड यूज़ किया गया था। उस 2 महीने के अंदर 90% तक उसके अंदर जितने भी हानिकारक पेस्टिसाइड थे या उसमें फर्टिलाइज़र का जो भी इफ़ेक्ट था, वो कम हो जाता है 90% तक। ये क्योंकि वो उसमें वो धूप में भी खड़ा रहता है, उसके ऊपर सनलाइट भी लगती है, वो बोरियों के अंदर भी बंद रहता है, मंडियों के अंदर भी पड़ा रहता है, तो 90% तक उसमें से वो चीज़ें खत्म हो जाती है। फिर भी हम उसको इतना हानिकारक मानते हैं कि हमें जो है गेहूँ के अंदर किसी भी पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइज़र का यूज़ करना नहीं चाहिए, जो कि 2 महीने के अंदर 90% उसका इफ़ेक्ट कम हो गया। लेकिन अब इसके उल्टा हम वेजिटेबल्स की तरफ चलते हैं। क्या सब्जियों में हमने इस बारे में कभी सोचा है? एक किसान सुबह स्प्रे करता है अपनी खेती के अंदर और उसके बाद शाम को वो जो वेजिटेबल्स है वो मंडी में लेके आता है और लगभग 2 घंटे के बाद वो वही वेजिटेबल हमारी थाली के अंदर होती है। तो आप ये सोचिए कि जो पेस्टिसाइड का उन्होंने स्प्रे किया है और लगभग 12 घंटे के अंदर वही वेजिटेबल हमारी थाली के अंदर होती है, तो वो कितनी हानिकारक है हमारे लिए। सीधा-सीधा हम जो है कैंसर को इन्विटेशन दे रहे हैं। बड़ी-बड़ी बीमारियों को हार्ट अटैक, शुगर जैसी इस तरह की बीमारियों को हम इन्विटेशन दे रहे हैं। इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। अ, ये खुद मैंने प्रैक्टिकली देखा है क्योंकि उस टाइम पे मैं छोटा था, मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स जो है फार्मिंग करते थे और हम लोग भी स्कूल से आते ही पहले खेतों में जाते थे। तो हमारी लोकल मंडी होती है सिटी के अंदर, तो हमने खुद ऐसे किया है कि जैसे हम सुबह के टाइम हार्वेस्टिंग करते थे और शाम के टाइम भी हार्वेस्टिंग करते थे। हमने सुबह हार्वेस्टिंग किया, जैसे ही हम हार्वेस्टिंग करके मंडी में सेल करके आते थे, तो उसके बाद पापा जो है उसके ऊपर स्प्रे करते थे। उसमें किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे होता था और शाम को हम फिर हार्वेस्टिंग करते थे और लोकल मंडी में उसको बेच के आते थे और वहाँ से लोग लेके जाते थे और अपने घर में जाके शाम के टाइम वहाँ पे सब्जियाँ बनाते थे। तो सोचिए कि हम लोगों ने कितना ज़हर वहाँ पे बेचा होगा। मुझे जाने-अनजाने में इस चीज़ का पता नहीं था। मेरे पापा भी जो है पढ़े लिखे हैं, उसको भी पता नहीं था। लेकिन ये है
मेरे पास एक यमुनानगर से एक शख्स आए हुए थे। उन्होंने मुझे बोला कि वो 60 प्लस जो है पर्सन थे और विद फैमिली मेरे साथ मेरे फार्म के ऊपर वो आए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सुनील जी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई कि मैं शाम के टाइम सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ पे मैंने एक लौकी ली। वो लौकी मतलब इतनी बढ़िया कच्ची और बिल्कुल फ्रेश लौकी मैंने देखी, तो मेरा मन किया कि मैं वो लौकी ले लूँ। वो लौकी जब उन्होंने ली, तो उसका साइज़ नॉर्मल साइज़ था और वो बोलते हैं कि वो लौकी आके मैंने फ्रिज के अंदर रखी और सुबह जब हम उठे, तो हमारा जो फ्रिज का गेट है, वो खुला हुआ था। तो सोचिए कि उस लौकी के अंदर इंजेक्शन दिया हुआ था और वो इंजेक्शन से जो है उस लौकी का साइज़ बढ़ गया और उसने सुबह फ्रीज़ खोल दिया। तो इसके बाद उनको टेंशन हो गई कि भई हम लोग क्या खा रहे हैं? कैसी जो है इंजेक्शन वाली सब्जियाँ हम लोग खेतों में खा रहे हैं। इस तरह के इंजेक्शन आप देख रहे होंगे स्लाइड के ऊपर, ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं हर सब्जियों के अंदर। मटर होती है, मटर के ऊपर ग्रीन कलर का कलर किया जाता है, भिंडी के ऊपर कलर किया जाता है, तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, लौकी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, टमाटर टमाटर के अंदर भी इंजेक्शन लगाया जाता है। जब जिस टाइम पे टमाटर का महँगा होता है, महँगा होता है, तो टमाटर के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है उसके कलर को लाल करने के लिए। वैसे टमाटर को पकने में टाइम लगता है, लेकिन उसके अंदर इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि वो उसका कलर लाल किया जाए। तरबूज में भी ऐसे ही किया जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों को बचने का एक ही उपाय है कि हम खुद ही अपने घर पर वेजिटेबल्स ग्रो करें। अब बात ये आती है कि हम अपने घर पे वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करें? हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है। हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, 7वें माले पे है। हमें 7वें माले पे जो है मिट्टी ले जाना अलाउड ही नहीं है। वहाँ पे वेट होता है छत के ऊपर या फिर हमारा आंगन बहुत छोटा है, बालकनी बहुत छोटी है या फिर जो है हमें सफाई का दिक्कत आता है। अगर हम गमले ऊपर लेके भी जाते हैं, उसमें मिट्टी भर के हम कुछ भी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, तो वो पानी ओवरफ्लो होता है और उस पानी से जो है वो पूरी छत गंदी होती है, सीलन आती है, उस धोनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्नीक है, जिसके लिए आपको ज़्यादा बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी घर की छत पे, अपनी छोटी-सी बालकनी में, इंडोर भी एक छोटा-सा सेटअप लगा कर के अपने घर के लिए वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, अपने परिवार को आप बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें हाइड्रोपोनिक की आवश्यकता है। जिन लोगों के पास जो कॉमर्शियली फार्मिंग करना चाहते हैं, जिनके पास लैंड की प्रॉब्लम है, वो भी अपनी टेरेस के ऊपर पार्ट टाइम जो महिलाएं पार्ट टाइम काम करना चाहती हैं, जिनके पास छोटा-सा एक कोई भी प्लॉट अवेलेबल है या अपनी टेरेस लगभग जो है 500 स्क्वायर फीट की 600 स्क्वायर फीट की जिसके पास टेरेस है, वो अपने टेरेस पे भी एक सेटअप लगा करके एक छोटा-सा पार्ट टाइम बिज़नेस यहाँ पे कर सकते हैं। वो जितनी भी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, वही वेजिटेबल्स वो अपने घर के बाहर एक पॉइंट बना करके सेल कर सकते हैं और अपने घर को भी घर के लिए तो वेजिटेबल्स ग्रो कर ही कर सकते हैं और जो किसानों के पास लैंड कम है, पानी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ऐसे राजस्थान के लोग हमारे से जुड़े हैं जिनको पानी की प्रॉब्लम है, वो लोग केवल 20% पानी में ही यहाँ पे 80% पानी को आप सेव कर सकते हैं, केवल 20% पानी के अंदर ही ये फार्मिंग आप कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, कम स्पेस में ज़्यादा पैदावार आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं और जो विदाउट सीज़नल क्रॉप की अगर हम बात की जाए, तो वो आज हमारे लिए एक बढ़िया बात है कि इस सेशन में जो बजट है अप्रैल से हाइड्रोपोनिक के ऊपर भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ये मैं श्योरिटी तो आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ इसमें जो डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि इस बार हाइड्रोपोनिक पे सब्सिडी भी आएगी। जो युवा है जो बेरोजगार है, वो इस सब्सिडी का लाभ उठा करके आप जो है ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर सकते हैं और विदाउट सीजनल क्रॉप ज्यादा नहीं, कुछ एडवांस कुछ 1 महीना पहले और 1 महीना बाद जो हम जिसको हम अगेता या पछिता बोलते हैं, इस तरह की वेजिटेबल्स आप कर करके ज्यादा बेनिफिट हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखिए सर कैसे घिया के अंदर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं।
इन चीजों से हम बच सकते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करके। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक और जो मिट्टी वाली जो फार्मिंग है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, हम कुछ बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाते। अगर मिट्टी वाली फार्मिंग की बात की जाए तो मिट्टी पे हम प्रकृति पे कोई कंट्रोल हमारा नहीं हो पाता है। मैक्सिमम हमें क्या प्रॉब्लम्स आती है किसान को, बढ़िया फसल तैयार हो जाती है और एक बारिश तेज हो जाती है या फिर कोई भी जो है हवाएं तेज चल पड़ती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो किसान की पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। तो ये किसान के लिए बहुत बुरा ऐसा होता है और अक्सर ये हो जाता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक की बात की जाए तो यहाँ पर आप प्रकृति पे पूरा नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको कमर्शियल में करते हैं तो हाइड्रोपोनिक के अंदर हमें एक नेट हाउस की उसकी जरूरत पड़ती है। इसके अंदर जो है आप प्रकृति पे पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। और ये मैंने बताया कि इस बार पॉली हाउस पे तो ऑलरेडी सब्सिडी है ही है। अब की बार जो आपका हाइड्रोपोनिक सेटअप है इसके ऊपर भी सब्सिडी मिलेगी और आप इसको सब्सिडी लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रकृति पे पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। बजट का अंदाजा लगाना कठिन होता है, क्योंकि मिट्टी वाली जो फसलें होती हैं इसमें हमारा बजट कई बार बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी बढ़ जाता है। मैं हाइड्रोपोनिक के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि मैं लैंड फार्मिंग भी करता हूँ। इस साल से मैंने लैंड फार्मिंग भी मैंने स्टार्ट किया है। ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है फार्मिंग करना, तो मैंने शुरू किया है। तो अब की बार मैंने देखा कि मैंने मक्के की फसल, जैसे हमारे हरियाणा सरकार जो है वो चावल की फसल को अवॉइड करती थी कि इसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है, ये चावल की फसल नहीं करनी चाहिए। तो हमने सरकार की मानते हुए या पानी को बचाते हुए मैंने मक्के की फसल मैंने इस बार लगाई। तो मक्की की फसल में मुझे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उसकी बिजाई की, उसको मैंने डाल दिया मिट्टी के अंदर उगने के लिए, तो जस्ट टू टू डेज के बाद ही बारिश हो जाती है। बारिश हो जाती है। एक बार जो मेरा जो खर्चा था वो 5,000 रुपये था। तो बारिश हुई तो उसकी वो मतलब जर्मिनेशन नहीं हुआ। जर्मिनेशन नहीं हुआ तो मेरे को फिर कुछ दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद मैंने उसको दोबारा से बिजाई किया। और ऐसा हुआ कि दूसरी बार भी, सेकंड टाइम भी फिर से बारिश होगी। ये आप बाय लक या जैसे भी आप मान सकते हो। तो सेकंड टाइम भी बारिश हुई, तो उसके बाद भी मेरा जो है वो पैसा खराब गया। मैंने सेकंड टाइम फिर से मैंने 5-6 हजार रुपए मैंने उस पे लगाए, और आप शायद विश्वास नहीं करोगे, थर्ड टाइम भी फिर से भी बारिश हो गई। ऐसा हुआ मेरे साथ 3 टाइम लगातार मेरे, क्योंकि मैं शायद क्या था कि कई बार ना मैं इंटरनेट पे देखता था कि बारिश का कोई मौसम तो नहीं है, और वो पता नहीं क्या होता कि उसका उल्टा चलता था, बारिश दिखाता नहीं था और बारिश हो जाती थी। और कुछ लोग जो देसी जमींदार थे, जो सिंपल खेती फार्मिंग करते थे, वो लोग बेचारे अपना भगवान पे छोड़ के वो बिजाई कर देते थे, और उन लोगों की बारिश नहीं होती थी, उन लोगों की वो मक्की वगैरह तैयार होगी। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ज्यादा ही कुछ एडवांस करने की कोशिश की। तो 3 बार ऐसा हुआ कि मेरा लगभग जहां 5,000 रुपये कॉस्ट आनी थी मेरी, वहां पे 14-15 हजार रुपये मेरी कॉस्ट आई। तो लैंड फार्मिंग में ऐसा हो जाता है, और खासकर हो जाता किसानों के साथ। हम लोग निराई गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई करने के जस्ट बाद भी बारिश हो जाती है। आप आपने 2-3 दिन तक आपने लेबर का खर्चा दिया और बारिश हो गई, वो निराई गुड़ाई का फायदा नहीं होता, फिर आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बजट हम एक मतलब फिक्स नहीं कर सकते कि हमारा कितना बजट होगा। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक की, यहाँ पे आप पूरा का पूरा बजट तय करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स आपको पता है कि आपके सेटअप में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। एक रहेगा कि मेरा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था और कितने रुपए के मेरे न्यूट्रेंट इसमें लगे थे। तो यहाँ पे आप एक बजट का अंदाजा लगा के चल सकते हैं। यहाँ पर जड़ वाले भाग में यह वायु का संचरण करना मुश्किल होता है। जो मिट्टी वाली फार्मिंग की हम बात करें, यहाँ पे हमें निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। ये निराई गुड़ाई किस लिए की जाती है? बहुत सारे मेरे भाई इसको जानते होंगे, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे घरों में मिट्टी के गमले होते हैं, हम उसकी मिट्टी को खोद देते हैं। वो किस लिए खोदते हैं? इसके 3-4 फायदे होते हैं। नंबर 1 तो जो नीचे वाली मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है।
यानी जो ऊपर की मिट्टी होती है उसके ऊपर सनलाइट लगती है, और जो हमारी सनलाइट ऑक्सीजन जो वायुमंडल से जो भी हमारे ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर अपना सनलाइट है, ये जब मिट्टी के ऊपर पड़ती है तो इसमें न्यूट्रेंट का निर्माण होता है। जो हमारे पत्ते होते हैं वो कंपोस्ट होके खाद का रूप ले लेते हैं, पोषक तत्वों का रूप ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि नीचे वाली जो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है, यानी पौधों की रूट्स तक चली जाती है, उनको न्यूट्रेंट मिलते हैं, और नीचे वाली जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है। एक तो ये फायदा क्या होता है कि जो ऊपर वाली मिट्टी होती है उसके ऊपर धूप या सनलाइट जो लगी होती है, उससे क्या होता है कि उसमें से कई तरह की जो है जो हमारे कीट पतंगे या जो भी बीमारियां फंगस वगैरह होती है वो मर चुकी होती है, वो नीचे चली जाती है, वो ऊपर आ जाता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वहां पर पौधों की रूट्स में ऑक्सीजन पहुंचती है अच्छे से। जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो रूट्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है, और पौधा जो है मतलब ऑक्सीजन लेता है और अच्छा हष्ट पुष्ट हो जाता है। और निराई गुड़ाई के हमें 3-4 डेज तक हम उसमें पानी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम उसमें पानी छोड़ देंगे तो फिर से वो मिट्टी चिपक जाएगी और नीचे पौधों में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। इस चीज को आप अपने आपने खेतों में किया होगा, या मैंने प्रैक्टिकली देखा है, किया भी है, और आप लोग भी देखना कि जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो उसके बाद जब हम पानी देते हैं तो एकदम पौधे का रंग और उसकी आकार जो है, ग्रोथ जो है, एकदम बढ़ जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये जो खर्चा है, अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा है। लेबर चार्जेस महंगे हो गए हैं, किसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आज मल्चिंग सिस्टम चलता है कि ये निराई गुड़ाई से पीछा छूटे। लेकिन हाइड्रोपोनिक के अंदर ये काम बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे निराई गुड़ाई का काम की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे पौधों को ऑक्सीजन देने के लिए एक ऑक्सीजन पंप का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी के अंदर पानी का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि आज हमारी सरकार भी कहती है, या हम लोग भी समझते हैं कि पानी को हमने बचा के रखना है, पानी को हमने सेव करना है। और यहाँ पर जब हम 1 एकड़ के अंदर सब्जियां लगाते हैं तो हजारों टन पानी जो है हमारा खराब चला जाता है, वेस्ट चला जाता है, क्योंकि पौधे को तो थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, बाकी सारा का सारा पानी हमारा खराब जाता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोपोनिक की बात करें तो केवल 20% पानी की लागत से ही हम यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने पानी को सेव कर सकते हैं। ये पानी हम बारिश से भी स्टोर कर सकते हैं, हम किसी नदी का पानी भी हम सेव कर सकते हैं, एसी के पीछे से जो वेस्ट पानी निकलता है हम उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब पानी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जगह का पूरा उपयोग नहीं होता है। अगर हम मिट्टी की बात की जाए तो बहुत सारे एरिया हमारे ऐसे खाली रह जाते हैं जहां पर हम बिजाई करते हैं और बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, तो हमारी जगह का भी उपयोग पूरा नहीं हो पाता है। अगर हम हाइड्रोपोनिक की बात करें तो यहाँ पे हम जितने भी हमारे प्लांट्स की स्पेस है हम सभी में प्लांट्स लगा सकते हैं और जगह का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, पानी की पीएच और टीडीएस का पता लगाना मुश्किल होता है। अगर जो देखिए, अगर हम फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए हमारा टीडीएस और पीएच बहुत जरूरी है एक अच्छी पैदावार लेने के लिए। जितना ज्यादा पीएच होगा पानी का वो उतना बढ़िया नहीं होता है, और टीडीएस जितना ज्यादा होगा उतना पानी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, नमकीन पानी हो जाता है, जो कि खेती के लिए अच्छा नहीं होता। तो हाइड्रोपोनिक के अंदर हम जो है टीडीएस और पीएच नियंत्रण करके पौधे को पानी देते हैं, जिससे हमारी पैदावार बढ़िया आती है और जो है पौधा भी स्वस्थ रहता है। दूसरा, जो अगर हम लैंड फार्मिंग की बात की जाए तो यहाँ पर खरपतवार और कीट का पर नियंत्रण भी मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑर्गेनिक में और विदाउट ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम लोगों ने किसी कोई भी पेस्टिसाइड अगर हम पौधों के ऊपर नहीं छिड़काव करते हैं, नहीं डालते हैं, तो वो ऑर्गेनिक हो जाता है। अगर हम उसमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का अगर हम यूज करते हैं तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहता। अब पेस्टिसाइड का स्प्रे हमें किस लिए करना पड़ता है, उसके दो कारण हैं। नंबर एक, न्यूट्रेंट की प्रॉब्लम। अगर हमारी मिट्टी में किसी भी तरह के न्यूट्रेंट की कमी है, उसमें आयरन, सल्फर, जिंक कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका इफेक्ट हमारे पौधों पे देखने का मिलता है, हमारे फ्रूट्स पर देखने को मिलता है वो इफेक्ट। और उस इफेक्ट को ठीक करने के लिए हम उस पे पेस्टिसाइड का
इस्तेमाल करता है किसान। दूसरा कारण ये होता है कि जब हमारे पौधे पर किसी भी कीट का, किसी भी पेस्ट का अटैक होता है, तो हमें उस पे पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। अगर हाइड्रोपोनिक की बात की जाए, तो हाइड्रोपोनिक में पौधा जो है मिट्टी से ऊपर तैयार किया जाता है, मिट्टी से ऊपर होता है, तो 90% बीमारियां जो है वो सोइल से आती है। कोई भी पेस्ट है, कीट है, पतंगा है, वो नीचे से चढ़ता है मिट्टी से पौधे को और पौधे को खराब करता है। 90% बीमारियां मिट्टी से होती है। अब यहाँ पर जो पौधा है वो पानी में तैयार किया जाता है, पानी में उसको न्यूट्रेंट या पोषक तत्व दिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो पौधा है वो बीमार नहीं होता है या उस पे पेस्ट का अटैक ज्यादा नहीं होता है। और अगर पौधे को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिले होंगे, तो पौधे की भी आदमी की तरह इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग हो जाती है। वो कुछ उस पे के ऊपर कुछ वायरस का अटैक होता भी है, कुछ बीमारियों का अटैक होता भी है, तो पौधा जो है उसको सर्वाइव कर लेता है। तो इसलिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को जो है हम ऑर्गेनिक की तरह बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी ये है सोइल वर्सेस हाइड्रोपोनिक। आप लोगों के सामने यहाँ पे दो प्लांट दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट जो प्लांट है वो है हाइड्रोपोनिक प्लांट और सेकंड जो प्लांट है वो है सोइल प्लांट। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और आप इसमें सोचिए एक बार कि इन दोनों के दोनों प्लांटों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। फर्स्ट प्लांट और जो सेकंड प्लांट है, इनमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, सोचिए आप थोड़ा सा। फर्स्ट प्लांट हाइड्रोपोनिक का है, सेकंड जो प्लांट है वो सोइल प्लांट है। आपने इसमें अंतर देख लिया होगा। देखिए मैं बता देता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जो हाइड्रोपोनिक प्लांट है इसके अंदर सर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है, किसी की आवाज वॉइस आ रही है, प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए आप लोग। जो फर्स्ट जो प्लांट है वो हाइड्रोपोनिक प्लांट है। इसके अंदर आप देखेंगे इसकी ग्रोथ ज्यादा हुई है और इस पर फ्रूट भी ज्यादा लगे हैं। सेकंड जो प्लांट है ये सोइल प्लांट है, इसकी ग्रोथ कम है, फ्रूट भी कम है, और एक चीज इसमें ज्यादा है वो है रूट्स। इसके रूट्स ज्यादा फैले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए, हाइड्रोपोनिक जो प्लांट होते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन जो है पौधे को बने बनाए मिलते हैं और पौधे को न्यूट्रेंट के लिए ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और यहाँ पे पौधे की पूरी एनर्जी जो है वो ग्रोथ पर लगती है और फ्रूट्स पर लगती है। दूसरा सोइल प्लांट की बात की जाए तो यहाँ पर रूट्स का काम क्या होता है, न्यूट्रेंट को सर्च करना। जब तक रूट्स को एक एरिया के अंदर न्यूट्रेंट नहीं मिलेंगे तो रूट्स बढ़ेंगे, रूट्स फैलेंगे, दूर तक जाएंगी, क्योंकि उनको अपने लिए प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रेंट पूरा करना है। तो यहाँ पर आधे से ज्यादा एनर्जी जो है पौधे की वो रूट्स पर लग जाती है। वो सारी की सारी एनर्जी रूट्स को बढ़ाने में, न्यूट्रेंट को सर्च करने में लग जाता है और यहाँ पे ग्रोथ कम रह जाती है। तो ये एक एडवांटेज है हाइड्रोपोनिक प्लांट्स का कि यहाँ पे रूट्स कम होते हैं और फ्रूट और ग्रोथ ज्यादा होती है। अब इस सोइल प्लांट में हम इसी चीज को, इसी न्यूट्रेंट को पूरा करने के लिए हम तरह तरह के फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, यूरिया, डीएपी वगैरह इस तरह के फर्टिलाइजर का यूज करते हैं जिससे हमारी मिट्टी खराब होती है। तो ये एक एडवांटेज है जो आपने देखा सोइल वर्सेस हाइड्रोपोनिक में। अब बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक के सेटअप कैसे होते हैं और हम इसको शुरू कैसे करते हैं। आज हमने आपको जो इस वेबिनार में जो आपको बताया है वो सिर्फ यही बताया है कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक होती क्या है और इसके क्या क्या एडवांटेज है। और अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक जो सेटअप होते हैं वो किस तरीके के होते हैं और इसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं। ये जो सेटअप होते हैं ये इसको आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है। सिंपल पीवीसी पाइप आपके सामने है जो आप देख रहे हैं, इसको आप वर्टिकल भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह की जो है सेटअप, आप पीवीसी पाइप है जो आप अपनी टेरिस पे, बालकनी पे, कहीं भी इस तरह के सेटअप लगा करके आप इसमें फार्मिंग कर सकते हैं। मैं कुछ और पिक दिखाता हूं आपको।
ये देखिए, ये इस तरह के भी सेटअप होते हैं। ये पीवीसी पाइप है, ये हमने 4 इंची पीवीसी पाइप लिए हुए हैं। इसके 3 इंच का होल होता है और इस होल के अंदर प्लांट्स को लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम इस तरह के सेटअप बना करके कम स्पेस में ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। कम से कम घर के लिए तो हम वेजिटेबल्स ग्रो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था, वो यही था कि आपको हाइड्रोपोनिक्स से अवेयर किया जाए। आपको पता लगे कि एक ऐसी भी टेक्निक है, जिसमें हम बगैर मिट्टी के फार्मिंग कर सकते हैं।